Hello students, in last lecture we have seen the structure of ear. जो structure of ear है वहाँ पर जो भी parts है, we have taken information about that. We have understood the outer ear, middle ear and inner ear also. Today we have to concentrate on new topic or today we have to concentrate the mechanism of hearing. मतलब किस प्रकार से साउंड वेव्स या फिर हमें सेंसेशन ऑफ साउंड होता है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. बट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग वी हैव टू यूटिलाइज द नॉलेज विच वी हैव स्टडीड और विच वी हैव सीन इन प्रीवियस वीडियोस, दैट इज नथिंग बट द स्ट्रक्चर ऑफ ईयर. तो जब हमें मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग समझना है तो एट द सेम टाइम हमें फिर से वो जो इंफॉर्मेशन है जो प्रीवियस वीडियोस में हमने देखी है उसे रिकॉल करना पड़ेगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग इज टेकिंग प्लेस. सो वेरी फर्स्ट, whatever sound waves are there, that sound waves are collected by ear pinna, external ear pinna. We already have seen कि जो भी हमारे एक्सटर्नल ईयर पिना है वो साउंड वेव्स को कलेक्ट करेंगे. साउंड वेव्स को कलेक्ट करने के बाद में that sound waves are taken towards the middle ear or they are taken to the tympanic membrane, eardrum, और eardrum को लेकर जाने का काम जो है वो external auditory canal कर रहा है. So very first sound waves are collected. Sound waves को collect किया जा रहा है. कौन collect कर रहा है? तो external ear pinna is responsible for collection of these sound waves. फिर उन्हें भेजा जा रहा है टूवर्ड द ईयरडम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास उन्हें ट्रांसफर किया जा रहा है, भेजा जा रहा है. और वो जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी नीचेस या फिर कैनाल के थ्रू. तो दिस इज पिना, दिस इज योर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. अब यहां से साउंड वेव्स जो है वो जा रहे हैं आपके ईयर ड्रम के पास या फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पास. अब जैसे ही साउंड वेव्स जाकर स्ट्रक होते हैं या फिर जाकर गिरते हैं आपके ईयर ड्रम के ऊपर, तो वहां पर जो वाइब्रेशंस है, दैट वाइब्रेशन वेव्स आर रिसीव्ड एंड दे आर कंडक्टेड टू द इंटरनल ईयर. उन्हें कलेक्ट करके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का काम होता है, ईयर ड्रम का काम होता है कि वो जो साउंड वाइब्रेशंस हैं उन्हें कलेक्ट किया जाए और कलेक्ट करके उन्हें भेजा जाए इंटरनल ईयर के पास. लेकिन इंटरनल ईयर के पास जाने से पहले इनके बीच में अगर हम देखते हैं तो देयर विल बी मिडल ईयर. तो एग्जैक्टली व्हाट मिडल ईयर इज डूइंग, मिडल ईयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ साउंड. जो भी साउंड वेव्स है, जो भी वाइब्रेशंस है, उनका इंटेंसिटी इंक्रीज करने का काम जो है वो आपके मिडल ईयर के पास है. तो साउंड वेव्स आफ्टर कलेक्टेड बाय द ईयर पिन्ना आर टेकन टुवर्ड्स द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसे इंटरनल ईयर के पास भेजेगा, लेकिन इंटरनल ईयर के पास जाने से पहले उन्हें पास होना पड़ता है मिडल ईयर में से, ताकि उनका जो इंटेंसिटी है वहां पर इंक्रीज किया जाए. क्योंकि मिडल ईयर में हमने ऑलरेडी देखा है कि वहां पर ईयर ऑसिकल्स होते हैं और ये जो ईयर ऑसिकल्स है जिन्हें हमने स्मॉलेस्ट बोन्स भी कहा है, वो आपकी जो साउंड वेव्स है उनके इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं. सो बेसिकली आफ्टर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन साउंड विल मूव इनटू द मिडल ईयर where the intensity of sound will be increased, and from that part the sound waves will be taken towards the internal ear. So after this part, one thing is very important over here. As I have already told you, middle ear is made up of 3 bones. यहाँ पर 3 bones है, medius, incus and steps. तो ये 3 बोन है और ये तीनों बोन एक दूसरे से ज्वाइन है. तो यहाँ पर अगर ये एक दूसरे से ज्वाइन है तो फिर उनके बीच में कौन सा ज्वाइन होता है या फिर कौन सा ज्वाइन है, कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम बात करते हैं मेलियस और इंकस, तो इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पर होता है
hinge joint, जो synovial joints के हमने टाइप देखे हैं, तो synovial hinge joint is present over here. But if you talk about this incus and steps, तो दोनों के बीच में होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो कभी कभी आपको डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको करेक्ट पेयर आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाएगा. तो यू हैव टू रिमेंबर, इफ यू टॉक अबाउट मेलियस एंड इंकस, मी एम एंड आई के बीच में हिंज जॉइंट है, लेकिन अगर आप इज, आई और एस, दैट मीन्स इंकस और स्टेप्स के बीच में के जॉइंट की बात करते हो, तो वहां पर है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. आपको ऑलरेडी पता है हिंज जॉइंट का जो रोटेशन होता है वो 180 डिग्री ही होता है, लेकिन यहाँ पर अगर बॉल एंड सॉकेट है तो वहां पर 360 भी हो सकता है. तो दैट इज नथिंग बट द मैटर ऑफ रोटेशन. सो अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ रोटेशन, यहाँ पर हिंज जॉइंट है या फिर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है. लेकिन हिंज जॉइंट जो है वो है मेलियस और इंकस के बीच में, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो प्रेजेंट होता है आपके इंकस और स्टेप्स के बीच में. ये छोटा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पर याद रखिए, और फंक्शन याद रखिए मिडिल ईयर का, कि यहाँ से साउंड वेव जब पास होते हैं तो उनकी इंटेंसिटी को इंक्रीज करने का काम ये जो मिडिल ईयर है वो कर रहा है. अब इंटेंसिटी इंक्रीज हो गया, अब क्या होगा, अब वहां से साउंड वेव्स आर टेकन टूवर्ड द इंटरनल ईयर. जो मैंने आपको कल भी बताया था कि ईयर ऑसिकल का जो पहला बोन है मेलियस, दैट इज अटैच विद ईयर ड्रम, लेकिन जो थर्ड बोन है दैट इज स्टेप्स, दैट इज अटैच विद द ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया. वहां पर वो ओवल विंडो ऑफ कॉक्लिया से अटैच है, तो वहां से जो साउंड वेव्स है वो कॉक्लिया की तरफ लेकर जाया जाएगा, और कॉक्लिया में जाने के बाद में यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज हो गया है. नाउ दिस वाइब्रेशन, these sound waves are conducted to the fluid in cochlea through oval window. At the same time, movement is created into the lymph. Into the lymph, which lymph they are talking about? We have studied पेरीलिम्फ, एंडोलिम्फ, उसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि कहाँ पर एंडोलिम्फ है, कहाँ पर पेरीलिम्फ है. तो वो जो लिम्फ है वहां पर मोमेंट जनरेट होगा, एंड बिकॉज ऑफ जनरेशन ऑफ मोमेंट इनटू द लिम्फ, दिस बेसिलर मेम्ब्रेन विल गेट स्टिमुलेटेड यहाँ पर और गेट एक्टिवेटेड. बेसिलर मेम्ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा. कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज प्रेजेंट ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, बट उसके जो हेयर लाइक सेल्स है दे आर एक्सटेंडेड और दे आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड द मीडिया. द स्केला मीडिया की तरफ वो बढ़ रहा है. तो वहां पर ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में यू विल बी एबल टू सी ऑडिटरी हेयर सेल्स. अब यहाँ पर लिम्फ के अंदर वाइब्रेशन, लिम्फ के अंदर मोमेंट जनरेट हो गया. जनरेटेड जो मोमेंट है दैट विल बी रिसीव्ड बाय दिस ऑडिटरी हेयर सेल्स. ऑडिटरी हेयर सेल्स उसको रिसीव करेंगे और here impulses are generated. Now these impulses are taken to the auditory cortex of the brain with the help of auditory nerves. So by this way, here sound waves are taken toward the cortex of brain, auditory cortex of brain. तो ये सब mechanism देखिए कैसे हुआ. फिर से एक बार, very first sound waves are entering inside of ear through the pinna. उसने उसे कलेक्ट किया, ईयर पिन्ना ने साउंड वेव्स को कलेक्ट किया. फिर ऑडिटरी कैनाल के थ्रू वो जो साउंड वेव्स है उन्हें लेकर गए हैं हम ईयर ड्रम के पास. ईयर ड्रम के पास जाने के बाद में वहां से वो मिडल ईयर में जाएंगे. वाइब्रेशन जो है उसका इंटेंसिटी वहां पर इंक्रीज होगा. वहां से वो इंटरनल ईयर में जाएंगे. इंटरनल ईयर में जाते ही लिम्फ के अंदर मोमेंट क्रिएट हो जाएगा. लिम्फ के अंदर मोमेंट क्रिएट होने की वजह से जो बेसिलर सेल्स के ऊपर के जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के हेयर्स है, ऑडिटरी हेयर सेल्स है, दे विल गेट स्टिमुलेटेड. वो जैसे ही स्टिमुलेट होते हैं तो वहां पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, इंपल्सेस वहां पर जनरेट हो जाते हैं, और वो इंपल्सेस को हमारा जो ब्रेन कॉर्टेक्स है वहां पर लेकर जाएगा, और वो लेकर जाने के लिए वहां पर ऑडिटरी नर्व्स भी होते हैं. सो बाय दिस वे हियर साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, एंड नाउ दैट साउंड वेव्स आर taken toward the part of brain where that sounds are analyzed
उन्हें एनालाइज किया जाएगा, ये किस प्रकार का साउंड है, उसका एनालिसिस वहां पर होगा, एंड यू विल गेट नॉलेज अबाउट दिस साउंड. बाय दिस वे वी अंडरस्टूड द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग. So students, we have taken information about two major sensory organs or sense organ, that is eye and ear. After completing the eye and ear, now we have to concentrate on third sense organ, that is nothing but the nose. तो जैसे कि हमने देखा है, eyes are responsible for giving sensation about the light, vision के लिए responsible है. In the same way, ears are responsible for listening. इन सेम वे अगर हम बात करते हैं नोज की, तो दे आर नोन एज ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स. ऑल्फैक्टरी ऑर्गन दैट मीन दे आर स्मेल ऑर्गन्स, दे आर गिविंग इंफॉर्मेशन, दे आर गिविंग सेंसेशन अबाउट द स्मेल. तो हमें जो स्मेल का ज्ञान होता है, जो स्मेल का हमें नॉलेज होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सेंसेशन जो होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ नोज. सो नोज इज नथिंग बट द ऑल्फैक्टरी ऑर्गन और ऑर्गन ऑफ स्मेल, क्योंकि वो हमें स्मेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, सेंसेशन देता है. अब अगर हम बात करते हैं नोज की, तो यहाँ पर जो नेसल पैसेज होता है, नेसल चेंबर के अंदर जो नेसल पैसेज होता है, इन दैट अपर पोर्शन ऑफ नेसल चेंबर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम इज प्रेजेंट. यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है, और वो एपिथेलियल टिश्यू को हम कहेंगे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, क्योंकि वो आगे जाके आपको स्मेल के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए हेल्प करने वाला है. तो ये जो एपिथेलियम है विच इज प्रेजेंट इनटू दी अपर नेसल चेंबर ऑफ नोज, नोज के अंदर का जो चेंबर है जिसे हम नेसल चेंबर कहते हैं, वहां पर लाइनिंग होता है एपिथेलियल टिश्यू का, और ये जो एपिथेलियल टिश्यू है वहां पर प्रेजेंट होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. Olfactory receptors, that means such a kind of cells which are helping to receive the impulses about the smell. Smell के बारे में जो भी हमें impulses है वो देने का काम, या फिर उन्हें रिसीव, वो impulses को रिसीव करने का काम जो cells करते हैं, उन्हें कहा जाता है olfactory receptors. कहाँ प्रेजेंट है olfactory receptors? They are present into the lining of epithelium, olfactory epithelium. Olfactory epithelium कहाँ पर प्रेजेंट है? अपर नेसल पोर्शन ऑफ नेसल चेंबर. नेसल चेंबर का जो अपर पोर्शन है वहां पर ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम प्रेजेंट है. ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के अंदर स्पेशल सेल्स है जिन्हें हम कहेंगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. अब ये जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स है वो इंपल्सेस को रिसीव करेंगे एंड कैरी करेंगे टुवर्ड्स द ब्रेन, वो ब्रेन की तरफ उसे पास करने वाले हैं. इसके अलावा ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के अलावा यहाँ पर सपोर्टिंग सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. उनके नाम से ही पता चलता है कि ये जो सेल्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये जो सेल्स हैं वो हेल्प करेंगे टू दी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को हेल्प करेंगे टू गेटिंग द सेंस ऑफ स्मेल. तो सेंस ऑफ स्मेल के लिए ये यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं. तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, यहाँ पर सपोर्टिंग सेल्स भी प्रेजेंट है. अब एग्जैक्टली हम बार बार बोल रहे हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स या फिर ये सेल्स एग्जैक्टली क्या है? तो ये सेल्स और कुछ नहीं है, दिस आर दी न्यूरॉन्स. ये ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो स्पेशलाइज्ड है टू रिसीव दी इम्पल्सेस अबाउट स्मेल. स्मेल के बारे में के जो इम्पल्सेस हैं उनको रिसीव करने वाले जो न्यूरॉन्स होंगे, वो न्यूरॉन्स को हम कहने वाले हैं ऑल्फैक्टरी सेल्स. सो ऑल्फैक्टरी सेल्स आर नथिंग बट दी न्यूरॉन्स. ये क्या है? न्यूरॉन्स है. और क्या होते हैं? ये स्टिमुलेट होते हैं, ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं. किसके वजह से? बाय ओडोरेंट केमिकल्स. ओडोरेंट केमिकल्स ऐसे केमिकल्स जो आपके न्यूरॉन्स को, कौन से न्यूरॉन्स को? स्मेल वाले न्यूरॉन्स को, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे. उन्हें हम कहते हैं ओडोरेंट केमिकल्स. अब ये ओडोरेंट केमिकल्स हमेशा प्लेजेंट ही होंगे ऐसा नहीं है, कभी कभी ये अनप्लेजेंट ओडोरेंट केमिकल्स भी हो सकते हैं. लेकिन चाहे वो प्लेजेंट हो या अनप्लेजेंट हो, दोनों का ही काम ये होता है कि वो आपके ऑल्फैक्टरी
रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। कभी कभी ये जो ऑर्गन है वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं कि जो पर्सन है वो बेहोश भी हो सकता है, और बेहोश पर्सन को अगर आप होश में लाने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर भी ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने कभी कभी देखा होगा, मिर्गी का दौरा आके कोई गिर गया है तो उसे शॉक सुनाना पड़ता है, इतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है, इतने ज़्यादा वो स्मेल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं कि फटाक से जो इंसान है उठ के बैठ जाता है। सो दिस काइंड ऑफ फिनोमिना, मतलब यहाँ पर ये जो ऑर्गन केमिकल्स है वो स्टिमुलेट करने वाले हैं आपके रिसेप्टर्स को, ऑल्फैक्टिव रिसेप्टर्स को। सो अंडरस्टूड, ऑल्फैक्टिव रिसेप्टर्स आर नथिंग बट दी न्यूरॉन्स जो स्टिमुलेट हो रहे हैं। किसकी वजह से स्टिमुलेट हो रहे हैं? ऑर्गन केमिकल की वजह से। अब ये जो ऑल्फैक्टिव रिसेप्टर्स है उनके पास में ऑल्फैक्टरी हेयर्स या फिर सीरिया लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और ये इम्पल्सेस को रिसीव करने में हेल्प करते हैं, और रिसीव करके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स या फिर न्यूरॉन के पास करने का काम ये करने वाले हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके सपोर्टिंग सेल्स। तो ये जो सपोर्टिंग सेल्स है उस सपोर्टिंग सेल्स का क्या फंक्शन है, या फिर ये सपोर्टिंग सेल्स क्या करते हैं? तो ये जो सपोर्टिंग सेल्स है वो प्रोवाइड करते हैं नरिशमेंट टू दी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स अपना काम बखूबी करते रहे, प्रॉपरली करते रहे, इसलिए उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का जो काम है वो करने वाले हैं सपोर्टिंग सेल्स। एट द सेम टाइम इम्पल्सेस को रिसीव करने में भी ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं, इसलिए उन्हें कहा गया है सपोर्टिंग सेल्स। सो ऑल्फैक्टरी सेल्स एंड सपोर्टिंग सेल्स दोनों मिलकर यहाँ पर काम करने वाले हैं। अब ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन दी म्यूकस। अब ये जो पूरा पैसेज है ये नेसल चेंबर का, वहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन भी होता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो प्रोड्यूस करेगा म्यूकस स्टिकी मटेरियल। अब ये स्टिकी मटेरियल के अंदर क्या प्रेजेंट है? ओडोरेंट्स, और ये जो ओडोरेंट्स है वो भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं आपके सपोर्टिंग सेल से। तो ये जो ओडोरेंट्स है दे आर प्रेजेंट इनटू द म्यूकस, एट द सेम टाइम दे आर अटैच्ड टू द रिसेप्टर सेल्स। इनका क्या काम है? दे जनरेट इम्पल्सेस, दे जनरेट इम्पल्सेस, वो इम्पल्सेस को जनरेट करेंगे, और जैसे ही ये इम्पल्सेस जनरेट हुए हैं उन्हें कैरी किया जाएगा टुवर्ड द ब्रेन कॉर्टेक्स विद द हेल्प ऑफ योर ऑल्फैक्टरी नर्व्स। तो हमारे जो ऑल्फैक्टरी नर्व्स है वो इन्हें लेकर जाएंगे हमारे ब्रेन कॉर्टेक्स के पास। ब्रेन कॉर्टेक्स के पास जाने के बाद में वहाँ पर ये स्मेल का एनालिसिस किया जाएगा, प्लेजेंट है, अनप्लेजेंट है, कैसा है, क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर एनालाइज की जाएगी, और इस प्रकार से आपको जो नॉलेज है स्मेल का वो मिलेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड हाउ दी nose, that is olfactory organ, is working. So nose is nothing but the olfactory organ, or you can say nose is organ of smell. And here what exactly happening, please try to understand. In the nasal chamber there is a membrane or there is a epithelial tissue जिसे हम कहेंगे olfactory epithelium. Inside of that epithelial tissue there will be receptor cells. Olfactory receptor cells are there. Olfactory receptor cells are nothing but the neurons which are responsible or which are receiving the impulses which are about the odorant chemicals. Odorant chemical के बारे में जो भी impulses हैं उनको ये receive करने वाले हैं। Apart from that यहाँ पर supporting cells भी रहेंगे जो nourishment provide करेंगे और smell के impulses के generation में भी help करेंगे। So this is all about the nose as a olfactory organ. So बच्चों we have taken information about nose. अब nose के बाद में दो सेंस ऑर्गन यहाँ पर बाकी है। nose के बाद में टंग इज देयर, लेकिन टंग के बारे में, टंग के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखना है, या फिर हाउ टंग इज अ सेंस ऑर्गन दैट वी हैव टू स्टडी, बट दैट वी विल स्टडी इन दी चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि वो चैप्टर में आपको बखूबी टंग का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखना है। और नेक्स्ट या फिर लास्ट जो हमारा ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन है, वो है स्किन।
उसके बारे में भी हम इंफॉर्मेशन देखेंगे कि किस प्रकार से वो हमें टच प्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन दैट पार्ट वी विल स्टडी इन एनिमल टिश्यू पॉइंट। वहाँ पर जब हम एनिमल टिश्यूज के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये पार्ट डिटेल में हमें पढ़ना है। तो हियर वी हैव completed the entire part of nervous system. In next video we will revise the entire chapter and after that we will go for the next chapter. Thank you.